वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू सीएमएथ क्लासेस एंड सीएमएथ प्रैक्टिकल क्लासेस। आज हम अपने टीडीएस के नेक्स्ट पार्ट को बढ़ाते हुए आगे, कल हमने करा था 194A, आज हम कंप्लीट करेंगे 194C, अगर पॉसिबल होगा तो 194H ऑल्सो। तो हम दो सेक्शंस लेके चल रहे हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आप सब एक एक दो सेक्शंस को क्वेश्चन के साथ समझते हुए जाएं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जिसको ये चीज़ समझ में आए वो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राइट में बेल का आइकन है, उसको दबाएं, अपने दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, जिन जिन को भी जरूरत हो सकती है उन सबको पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 194C की। नाउ 194C क्या है? देखो, सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर है, मैच कर गया। नाउ हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर कौन है? क्योंकि हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर को जब भी आप पेमेंट करो या सब कॉन्ट्रैक्टर को जब भी आप पेमेंट करो तो आपके पास दो रेट है, 1 और 2%। एक 1 बिल की लिमिट है और एक टोटल लिमिट है। ये मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होते हैं, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, एक एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर? कोई मुझे हेल्प आउट करेगा? हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर? जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है या जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अब कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का हो सकता है, एग्जांपल्स देते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, अरे छोटे से ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट बता दो। जैसे हमने कहा कि भाई हमारी दीवार को आप जो है पेंट कर दीजिए, तो ठीक है जी भाई साहब, मैं आपका दीवार को पेंट कर दूंगा। कितने का कॉन्ट्रैक्ट होगा? कैसे, आपका ऑफिस बहुत बड़ा है, पेंट वेंट करने में खर्चा होगा, कितने रुपए लगेंगे भाई साहब? 50,000 रुपए लगेंगे। नाउ ही इज अ कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि उसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो मेरी दीवारों को पेंट करेगा। ही विल गेट 50,000। इट कुड बी इंक्लूडिंग व्हाट मटेरियल, इट कुड बी ओनली फॉर हिज सर्विसेज। तो अगर मटेरियल इंक्लूड होगा तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अभी हम उस कंटेक्स्ट में नहीं जा रहे हैं, हम कहते हैं प्योर कॉन्ट्रैक्ट है। मटेरियल मेरा है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे लेगा, 50,000 वो ले रहा है, अपनी मेहनत के ले रहा है, बहुत अच्छी डिजाइनिंग जो भी करेगा वैसे करके उसको दीवारें पोतनी है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ऐसे केस में कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी इन्वॉल्व नहीं करता, कहने को तो कह सकते हैं सीए ने भी कहा भाई हमारी बैलेंस शीट साइन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हमसे। कह सकते हैं डॉक्टर ने भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, भाई हमारे यहाँ पे जो है लोगों का इंस्पेक्शन करेगा आके। एडवोकेट ने भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हमारा केस लड़ने का। तो फिर प्रोफेशनल सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज में अंतर क्या है? बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में बताऊंगा, ऑल्दो वो हमारा डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, 194J के अंदर हम प्रोफेशनल सर्विसेज को कवर करेंगे, लेकिन अगर हम प्रोफेशनल सर्विसेज को समझ पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर को भी समझ पाएंगे। प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर क्या होता है, जो प्रोफेशन होता है वो कोई ना कोई एक बॉडी है। जैसे अगर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो एक बॉडी है, ये रिकॉग्नाइज बॉडी है, गवर्नमेंट के एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ उसके द्वारा ये बनाई गई है। और इसके अंदर जो भी बंदा डिग्री लेता है, इनके एग्जाम्स जो कंडक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और इनका मेंबर होता है, वो बंदा क्या कहलाता है? एक प्रोफेशनल। क्लियर? वो क्या है? एक प्रोफेशनल। अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम कर रहा हूं तो मेरे पास पेमेंट आ सकती है 1 लाख रुपए की। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं वहां पे जॉब में हूं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं वहां पे कहां हूं? जॉब में हूं। तो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, आई एम एन एम्प्लॉय। लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और अपनी जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है उसकी मेंबरशिप नंबर ले रखी है, एंड आई हैव बीन अपॉइंटेड देयर फॉर सम वर्क। ठीक है, जो मैं अपनी प्रोफेशनल डिग्री के बेसिस पे ले रहा हूं। पहले वाला भी ले रहा था, इसमें अंतर क्या? वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, यहां पे मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो मेरी एक प्रोफेशनल डिग्री के बेस पे है, इसलिए मैं प्रोफेशनल कहलाऊंगा, इसलिए मुझे प्रोफेशनल कहा जाएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड अ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन। प्रोफेशनल को बहुत ज्यादा बचत होती है, इसीलिए उसका रेट ऑफ टीडीएस कितना होता है? 10%। और कॉन्ट्रैक्टर को बहुत कम बचत होती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अच्छी डिग्री लिए वो बैठा नहीं है, वो सिर्फ लोगों को जोड़ता है या काम को जोड़ता है और काम करके चला जाता है। तो वो क्या कहलाता है? एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर। इसलिए उसका रेट भी कम है बेटा, उसकी बचत भी कम है, 1 और 2%। और अगर वही आप देखोगे 194J के अंदर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी बचत ज्यादा है, तो टीडीएस कितना है? 10%। क्योंकि गवर्नमेंट मानती है उसकी कमाई ज्यादा होगी तो उससे पहले पैसा ज्यादा ले लो, कॉन्ट्रैक्टर की कमाई कम होगी इससे पैसा कम लो। ये मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, यहां पे बात समझ में आती है कि नहीं आती?
तो हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर कौन है। कॉन्ट्रैक्टर कोई भी वो बंदा जो किसी काम को करने के लिए हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, वो कॉन्ट्रैक्चर कहलाता है। क्या आपको लगता है इस 194C की डेफिनेशन के अंदर हम किसी को कॉन्ट्रैक्टर लाएंगे तो उसके साथ हमें कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? इज रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मैंडेटरी टू मेक समवन come into the purview of 194C? Is written contract necessary? बताइए, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है? उनका कहना बहुत जरूरी है, बिना रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट के आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज नहीं ले सकते, और क्योंकि आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज नहीं ले सकते तो 194C की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। तो टीडीएस कैसे कटेगा या नहीं कटेगा वो एक अलग बात है, पर वो 194C में नहीं आएगा, वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। आप बताइए। नहीं है जरूरी। देखिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, अब यहां पे क्या होता है, बच्चे कहेंगे पढ़ तो हम यार इनकम टैक्स रहे हैं, आप हमें ले जाते हो बिजनेस लॉ के अंदर, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर, ठीक है, मर्केंटाइल लॉ के अंदर, आप वहां सब चीजें जुड़ी हुई हैं बेटा, एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इम्प्लाइड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इम्प्लाइड है, ओरल है, रिटन है, इवन रजिस्टर्ड है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन ऑल द फोर थिंग्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, मैं एक बंदे को पकड़ के लाया, अब मैंने कहा भाई पुताई कर दे, ठीक, तो वो आया, उसने पुताई करनी शुरू कर दी, बातचीत हुई, नॉर्मल बातचीत हुई, लेकिन वो पुताई कर रहा है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हमारी बातचीत भी नहीं हुई ढंग से, ओरल होती कोई बातचीत डिसाइड होती नहीं होती, लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो पुताई वाला है, मैंने कहा भाई वहां मार रहा है वहां भी कर दे, तो उसने मेरे वाले में भी पुताई मार दी, तो इम्प्लाइड हो गया, वो मेरे बारे में मार रहा है पुताई, तो मैं पैसे दूंगा उसको, मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई। उसने कहा भाई साहब 4 दुकानें कर रहा था, आपकी दुकान बीच में थी, मैंने मार दी, मैंने भी देखा मार रहा है, ठीक है, कुछ नहीं बात करी। इम्प्लाइड हो, मेरी दुकान पे पुताई मार रहा है ना, तो आई हैव टू पे हिम, ठीक है। अगर नहीं करवाना था तो मना करता, भाई मत कर। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तूने क्यों मार दी, कह रहा भाई साहब 4 दुकानें हो रही थी, आपकी भी थी बीच में, मैंने मार दी, तो वहां पे हम लड़ सकते हैं। पर अगर मैंने उसकी बात को समझ लिया, मान लिया, देखते हुए इग्नोर कर दिया, तो इम्प्लाइड है कि मैंने उसकी बात को इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं हुई? मैं किसी बस में चढ़ा, ऑब्वियस सी बात है, मेरा मतलब क्या है, मैं उस बस से कहीं ना कहीं जाऊंगा ना, तो इम्प्लाइड है, मेरा चढ़ने से ही क्लियर हो गया, मेरा कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप हो गई। अब मैं बस वाले कंडक्टर से टिकट लूं या ना लूं, लेकिन मैं लायबल हो गया, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद ओरल होता है, बातचीत कर ली, भैया कितने लोग 50,000, ठीक है, बातचीत होकर खत्म हो गई। रिटर्न हो गया, हाँ भाई एक काम कर, साइन कर, मैं भी साइन करता हूँ, मैं आपकी पुताई की दीवार ये जो है 4 दिन में करूंगा, 5 दिन में करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, बातचीत ही रहूंगा, 10-15 पॉइंट लिख के रख दिए। उसके बाद एक होता है नोटरी, रजिस्टर्ड में भी नोटरी को भी हम ले लेते हैं कई बार, ठीक है। नोटरी क्या होता है ये भी एक बड़ा एरिया है, और रजिस्टर्ड क्या होता है वो भी बताता हूँ। नोटरी में हम क्या करते हैं, नोटरी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है बेटा, समझिएगा। मैं एक बंदे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, हमारी कुछ बातचीत के ऊपर, कुछ बातों के ऊपर बातचीत फाइनल हुई, और उसके बाद हम एक वकील साहब के पास गए। वकील साहब को मनोनीत कर रखा था किसने? जज साहब ने, या वहां की कोर्ट ने उनको नोटरी की पावर दे रखी थी कि आप एक काम करिए, अगर कोई बंदा कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप करता है और वो आपके पास आके दोनों बंदे उस बात को एक्सेप्ट करते हैं और आपके सामने साइन करते हैं और अपने कोई गवाह भी पेश करते हैं, उनके भी साइन करा देते हैं, तो आपको हमने एक किताब दे रखी है, आप उस पर नोटिंग करिए, नोटिंग, तो दैट नोटिंग मेक्स दैट पर्सन नोटरी। तो वो नोटिंग करता है अपनी किताब के ऊपर कि ये बंदा इस तारीख में इस काम के लिए मेरे पास आया और मैंने अपने सामने इनका सब लिखा और मैंने उसकी स्टैंप लगा के दी कि आई हैव नोटराइज्ड दैट यू केम इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू साइंड दैट एग्रीमेंट इन फ्रंट ऑफ मी। तो नोटरी हो गया। वो बाद में वो डिपार्टमेंट में या गवर्नमेंट में अंदर जमा कर देता है उसको, क्लियर, एक कॉपी उसका टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर वो जमा कर देगा। यहाँ बात समझ में आई? रजिस्टर्ड में क्या होता है, ड्यूटी लगती है और उसके बाद
फिर वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जाके प्रॉपर ड्यूटी के साथ अंगूठे पंगूठे इन सबके साथ एक एग्रीमेंट होता है, वो और बड़ा है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, और मुश्किल हो जाता है। क्यों? इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी सारी अथॉरिटीज के सामने तुमने कोई बात जाके कही तो पावर ज्यादा होगी। इसके अंदर इससे थोड़ी सी कम होगी, ये थोड़ी सी और कम होगी नोटरी से, ये और कम होगी, ये बिल्कुल कम होगी। इसमें लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे, इसमें और कम होंगे, इसमें बहुत कम होंगे, इसमें नहीं होंगे, मतलब उन चीजों पे नहीं होंगे जो हमने डिसाइड की। बाकी तो ठीक है, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, जब होंगे तो। फिर अभी बेटा बात यहाँ पे अच्छी तरह से, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, अब हम यहाँ पे सेक्शन के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट को ही पढ़ रहे हैं। तो अब किसी भी कंपनी में किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं जिन पे हमें सेक्शन 194C लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बड़े परेशान कि सर यहाँ पे 194C लगेगा या नहीं लगेगा, क्या करूं सर मैं, 194C लगेगा 194J लगेगा। सपोज करिए आप कुछ एग्जांपल्स देना चाहते हैं कंपनी के अंदर, कौन से हैं जहां पे 194C लगेगा, कौन से हैं बेटा, कैसे कैसे काम हो सकते हैं। एक फैब्रिकेशन यूनिट की बात करते हैं, फैब्रिकेशन यूनिट फॉर एन एक्सपोर्ट हाउस, क्योंकि हम होजरी कॉम्प्लेक्स के बहुत पास हैं, तो मेरे पास भी क्लाइंट थोड़े से एक्सपोर्ट के बहुत हैं, तो मैं उन्हीं के हिसाब से एग्जांपल देता हूं, लोगों को भी नौकरियां आसपास ही मिलेगी। तो वो कहते हैं कि एक बंदे ने अपनी फैब्रिकेशन यूनिट लगाई, ए बी ने लगाई, और कंपनी जो है वो सपोज करिए XYZ लिमिटेड है, ठीक है। तो ये इनके यहां कोई काम करता है, कैसे कैसे काम होते हैं, फैब्रिकेशन का काम है। फैब्रिकेशन का चीज का हो सकता है, किस किस चीज का हो सकता है, कपड़ों का हो सकता है। आप क्या ऑफिस का फैब्रिकेशन कर दिया, भाई मैं तुम्हारा ऑफिस खड़ा करूंगा बना के, ठीक है, तो इट कैन बी फॉर क्लोथिंग्स, और हाँ डेकोरेशन हो सकता है, और ऑफिस, ऑफिस का क्या कहते हैं हम उसको, हाँ ऑफिस कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, वो भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट और क्या हो सकता है बेटा, हाँ सफाई का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा। और बेटा वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। देखो वाटर सप्लाई के केस में क्या होता है, आप माल सप्लाई कर रहे हो तो जनरली आप कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं करते, क्योंकि सर्विस नहीं दे रहे हो, पानी सप्लाई कर रहे हो ना बेटा। उस केस में आप पानी सप्लाई कर रहे हो, पानी का बिल दे देते हो, भैया मैंने 20 रुपए बॉटल लूंगा, आपके 100 बॉटल आई, लाओ जी 2000 दे दो, तो इट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो आपकी एक तरीके से सेल हो गई। तो वाटर सप्लाई को मैं यहां से हटाना चाहता हूं, ठीक है बेटा। और बताओ बेटा, जैसे अभी मेरा दोस्त आया, उसने कंप्यूटर सही करे, ठीक है, तो कंप्यूटर सही करने का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, AMC जिसको हम कहते हैं एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी का भी होता है, सिक्योरिटी का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत बढ़िया। और बेटा कैब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैब ऑपरेटर्स हैं। और बेटा हाँ हाँ फूडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, हाँ फूडिंग एंड कैटरिंग हो सकता है। और बेटा बिल्डिंग का बेटा मैंने ले लिया ऑफिस कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और बताओ ठेकेदारी तो है, सारे इन कामों की ठेकेदारी तो है। ये जो ठेकेदार वर्ड है वो कॉन्ट्रैक्टर ही है। जो तुम कह रही हो कि लोगों को चुनने के लिए हम किसी बंदे को रखते हैं, तो या तो जॉब पे रखेंगे, ठीक है, और जॉब पे रखेंगे तो सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाली रिलेशनशिप होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना। सपोज हमने किसी HR मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप हमारे यहाँ बंदे सप्लाई करिए, ठीक है, अब वो क्या काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है, नॉट गिविंग, हाँ
ना, इनका इनका कहना सही है। ये कहते हैं कि लोगों को अगर जॉब पे लगना है तो वो कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू द मैन, ठीक है, मैन फोर्स देंगे हम आपको। तो अब यहाँ पे क्या है, HR सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। और बताइए बेटा, और बोलिए। जैसे कहीं पे कोई अर्थ मूविंग का काम है तो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, कई बार उसका भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लोडिंग एंड अनलोडिंग। और कपड़े का दुकान कैसे, मतलब? अरे बाबू, फैब्रिकेशन तो पहले ही डाल दिया मैंने, कपड़े कट करके ले लिए, उनको सिल के दिया, स्टिच करके दिया, वो फैब्रिकेशन का ही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा। इसी को हम वर्ड डाल देते हैं अल्टरेशन का, हमने ऑल्ट्रेशन, फैब्रिकेशन, ऑल्ट्रेशन। और बेटा, और कुछ, बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अब मान लो आप सब कभी कभी कंफ्यूज होते हो कि भाई और क्या चीज आएगी, तब फिर हम जैसे एक्सपर्ट्स काम में आते हैं। तो मेरे पास फोन आता है, सर ये वाला काम है, ये कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या इसको हम किस में लें? तो हम उनको समझाते हैं कि बेटा इसमें लेना है ये वाला, ठीक है, तो आएगा तो दिक्कत, फिर आगे बढ़ेंगे। पर मेजर चीजें तो हमने बहुत सारी कवर कर ली, लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। किसी भी काम को करने के लिए हमने उनको एक अमाउंट तय कर दिया, ठीक है। अब इसमें रनिंग बिल भी होता है, हर बार बिल देगा। मान लो हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको 90,000 रुपए का, तो 90,000 रुपए का जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया तो क्या उस पर TDS कटेगा? आप लोगों के साथ एक बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000, टोटल में 1 लाख, तो टोटल में 1 लाख से ऊपर तो जाएगा नहीं 90,000 का। लेकिन अगर वो बंदा 20,000 का देता है, 10,000 का देता है, 5,000 का देता है, लेकिन एक बार 35 का दे देता है, तो जैसे ही 35 का देगा तो उस पर TDS कट जाएगा। तो सिंगल बिल 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमारी एक ऑब्लिगेशन है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमें TDS से बचना है। क्योंकि 90,000 से नीचे अगर मेरी बिलिंग है तो मैं TDS क्यों कटवाऊं? TDS कटवाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन TDS कटवाने का मतलब अपना पैसा गवर्नमेंट को पहले दे देना, जो नहीं देना था मुझे बाद में दे देंगे। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात? क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर है, एक सब कॉन्ट्रैक्टर है। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला, मैंने कहा मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, मैंने 4 लोगों को ढूंढा, भाई तू कर देगा, तू कर देगा, तू कर देगा, तू कर देगा। तो क्या है, हाँ भाई साहब मैं आपके नाम पे कर दूंगा। तो मैंने अपना थोड़ा सा मार्जिन रखा, उनको काम दे दिया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। तो मेरे लिए वो, मैं उसका जो बिलिंग करूंगा या वो मेरे को बिलिंग करेगा तो मैं काटूंगा, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है। कंपनी के पास भी डायरेक्ट बिलिंग कर सकता है, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर एक ही बात है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि हम इसके TDS के रेट को समझ सके। हाँ जी, सपोज करिए राजू है, राजू इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू A लिमिटेड, ठीक है। राजू इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू A लिमिटेड फॉर रिपेयरिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग। He raised bills as under। अब उसने ऐसे ऐसे बिल रेज किए, समझिएगा। अप्रैल 22 में उसने बिल रेज किया, सपोज करिए 15,000 का। क्या होता है बेटा, जब कोई काम करता है तो काम लंबा होता है तो रनिंग बिल रेज करता है। कहता है भाई साहब का 15,000 के आसपास का काम होगा, हो तो 20,000 का गया भाई साहब, पर मैं 15 का बिल लगा देता हूँ, मुझे पेमेंट करा देना भाई साहब, मजदूरों को देनी है, यहाँ देनी है, वहां देनी है। कंपनी भी समझती है हाँ इतना काम हो गया, उसको पेमेंट दे देती है। तो उसने एक रनिंग बिल लगाया अपना 15,000 रुपये का, ठीक है बेटा। मई में फिर उसने जो है 25,000 रुपये का लगा दिया। जून में 10,000 रुपये का लगा दिया। जुलाई में
2 3 4 50 हो गए। सपोज करिए 28,000 रुपये का लगा दिया। अगस्त में 35,000 रुपये का लगा दिया। ठीक, जब ये बिल लगाया तो उसको पेमेंट भी मिली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टीडीएस लिखते हैं, यहाँ पे हम पेमेंट लिखते हैं। हाँ जी, जब पहला बिल लगाया 15,000 का तो टीडीएस कितना कटेगा गुड़िया तुम बताओ? हाँ, तुम बताओ कितना कटेगा टीडीएस बेटा? क्यों? कितना नहीं है? 30,000। ठीक, और किसी का कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उसको पेमेंट मिल जाएगी पूरी 15,000। ठीक है बेटा, 25,000 के बिल पे कोई टीडीएस कटेगा? हाँ, नहीं कटेगा। पैसा कितना मिलेगा? नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए कितना हो गया टोटल? 40, 50, 70, 1,00,000, 1,13,000। हाँ जी, जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। नरगिस बोलिए टीडीएस कितना कटेगा? तो क्यों कटेगा और कितना कटेगा? क्योंकि वो 30 से ज्यादा है। अच्छा, पक्का? अगर ये होता तो नरगिस ने बोला कि ये 30 से ज्यादा है इसलिए कट रहा है। अगर ये 29 होता तो नहीं कटता। ठीक, कंफ्यूजन कैन बी देयर। मैं इसको थोड़ा सा यहां पे करता हूं फिर चेंज करें। नरगिस का कहना है नहीं कटेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 29 कर देते हैं, 35 को मैं रिवर्ट कर रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ, 29 कर रहा हूँ। टोटल बताइए कितना हुआ? 2 3 4 5 50 60 70 78 78, और ये कितना हो गया? 98। कितना हो गया बेटा? 98, और ये हो गया 1,07,000। क्या यहाँ पे टीडीएस कटेगा नरगिस? नहीं कटेगा। गुड़िया नहीं, तुम बताओ भी कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हाँ जी, आप बताओ कटेगा? मैं किसी सारे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 29,000 पे कटेगा। कितना कटेगा? कितना? पेमेंट कितनी होगी? 28। तुम तो बेटा ऑडिट कर रहे हो, गलती तो करना मत बिल्कुल भी, पिटाई हो जाएगी नहीं तो ढंग से। वहां आसान कैसे? कुछ नहीं बता रखा। लॉजिक समझिए बेटा, हर केस में आपका 30,000 से तो नीचे था, तो बिल वाइज वाला तो नहीं कटा, लेकिन आखिरी में जाके टोटल हो गया 1,07,000, तो वो जो टोटल की थ्रेशोल्ड लिमिट थी उसको क्रॉस कर गया। अब दूसरा कंडीशन, राजू कौन है? क्या इंडिविजुअल है या एचयूएफ है? राजू तो नाम है, राजू तो इंडिविजुअल है। अब ये भी ध्यान रखना है, तो उस पर 1% का टीडीएस अप्लाई करेगा। अगर वो कंपनी होता, राजू की जगह मैं राजू लिमिटेड कर दूं तो कंपनी हो जाएगा। वो कह रहा है इंडिविजुअल एचयूएफ, दो कंडीशन सिर्फ। तो राजू जो है वो इंडिविजुअल है, ठीक है, तो टीडीएस का रेट अप्लाई हुआ कौन सा? 1%। अब 1% इस अमाउंट पे नहीं कटेगा, फिर देखेंगे हमारा टोटल कितना है।
ठीक, अगर ये गलती से 19,000 होता तो ये 97 होता, तो ये नहीं कटता, नहीं कटता तो इसको पूरा कितना मिलता बेटा? आप लॉजिक समझे? क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। एक बिल आपका 30,000 से ऊपर नहीं है, कोई सा भी बिल, और टोटल भी 1 लाख से ऊपर नहीं है। क्योंकि टोटल भी 1 लाख से ऊपर नहीं है, बिल भी 30,000 से ऊपर नहीं, तो टीडीएस नहीं कटेगा। बेटा टीडीएस के बेस पे और जीएसटी के बेस पे आप अच्छी खासी 25 से 30,000 की नौकरी आराम से ले पाओगे। इसलिए इसके अंदर घूमना भी, घुमाना भी, डूबना भी, डुबाना भी, सब कुछ कर लेना अच्छी तरीके से। इसीलिए मैं आपको एक एक सेक्शन ले रहा हूँ और अच्छी तरह से मैंने आपको कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन भी बताई। अदरवाइज तो मैं सीधा बता सकता था क्वेश्चन कि भाई आपको डिसाइड भी तो करना कि ये कॉन्ट्रैक्टर है या नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिली? हमने सिंगल बिल को देखा जो कि 30,000 से ऊपर नहीं है। अगर टोटल मेरा 1 लाख से ऊपर नहीं जाता तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। लेकिन जहां मेरा ये 29,000 हुआ था तो मैंने क्या करा? कितना काटा? माइनस करा तो कितना आया? ठीक, क्लियर हुई बेटा बात यहाँ पे अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ जी। अब एक छोटा सा इसमें एग्जांपल ऐड करता हूँ। राजू ने पिछले साल भी काम किया था और हमें पता पिछले साल काम किया था तो इसका जो है अमाउंट ज्यादा हो गया था 1 लाख से। और इस बार भी हमें लगता है क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट जो हमसे साइन किया या बातचीत जो हुई उसमें वो 1.5 लाख से ऊपर का काम करेगा, 2 लाख का काम करेगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? अप्रैल वाले बिल में टीडीएस काट लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि राजू से इस साल में भी 1.5 लाख से ऊपर का काम होगा, प्लस उसने पिछले साल भी 1 लाख से ऊपर का काम किया था। ठीक, तो क्योंकि कंटिन्यूएशन में काम हो रहा है तो मैं उसका टीडीएस काट लूंगा। जैसे मेरे बिल्स पे क्या होता है, कंपनी को बताया रमित गुप्ता का बिल 1 लाख से ऊपर जाएगा। वैसे मेरी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 है टोटल में ही, सिंगल बिल और थ्रेशोल्ड भी 30,000 है। मेरा 30,000 के ऊपर ही टीडीएस कटना शुरू हो जाता है। ठीक है, मेरे को 1 लाख तक की रुकने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि पिछले साल कटा था राजू का टीडीएस, तो इस साल भी पहले ही बिल पे कटना शुरू हो जाएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? टीडीएस का ये लॉजिक, ये पॉइंट समझ में आया अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन? कुछ घूमी हुई चीजें करते हैं। राजू की जगह राजू लिमिटेड है, राजू की जगह राजू लिमिटेड है। बताइए कहां फर्क पड़ेगा? कौन बोलेगा? किसको पता है कहां फर्क पड़ेगा? अच्छा मैं एक एक करके पूछता हूं। इसमें फर्क पड़ेगा हाँ या ना? राजू लिमिटेड अगर नाम, तो क्या इस पर फर्क पड़ेगा? हाँ या ना? हाँ बोलो या ना बोलो? नहीं। यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे फर्क पड़ेगा? कहां फर्क पड़ेगा? एक क्वेश्चन का आंसर है मेरा नहीं पड़ेगा, और बाकी सब क्या कहते हैं? पड़ेगा। तो पड़ेगा तो कहां पड़ेगा? कौन सा टोटल अमाउंट है? कितना होगा? कहां पे फर्क आएगा? गुड। और डिफरेंस कितना बचा बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर लिमिटेड है तो ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं? बढ़िया, ये समझ में आ गया? हाँ, तो हमारे पास जो टोटल लिमिट है वो क्या है? 1 लाख, और सिंगल बिल की लिमिट 30,000। सपोज करिए पहला बिल 35 का हो गया, अब क्या होगा? कितना? 350। ठीक, अगले बिल पे अब कटना शुरू हो गया। अब भूल जाओ, अब ओ सब एडजस्ट हो जाता है। अब पहला बिल पे कट गया ना, अब कटना शुरू हो गया। ठीक, अब कटना शुरू हो गया। हाँ, अब पहला कट गया तो अब कटना शुरू हो गया। ठीक है,
जिस दिन उसका कोई भी एक बिल 35,000 क्रॉस 30,000 क्रॉस कर गया, उसके बाद हम सारे बिलों पर काटने लगते हैं, फिर हम नहीं उसको छूट देते कोई भी, क्योंकि हमारा मानना है 35 का एक बिल है तो यानी कि बड़ा आदमी है, आगे भी बिल देगा मोटे, तो छोटे मोटे आ रहे काट लो यार, बाद में कौन हिसाब रखेगा। क्लियर? कहाँ फर्क पड़ा? अगर पहला बिल ही आपका ज्यादा का हो गया तो फिर अगले बिल के अमाउंट को नहीं देखेंगे, फिर तो कटना ही कटना है हर किसी पे। क्लियर? अगर पहला बिल ही 30,000 से ऊपर पहुंच गया बेटा, तो पहले बिल पे तो कट ही गया। अब क्योंकि पहले बिल में टीडीएस कट गया तो अब उसका हर बिल में कटेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो देखो, टीडीएस का मतलब है उसी इंसान का काटना टीडीएस जिसकी इनकम अच्छी है। इनकम अच्छी क्यों है? हाँ, छोड़ देते हैं ना उस बात, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अगर हो गया तो जो बंदा पहला ही बिल अपना, सुन लीजिए, जो बंदा पहला ही बिल अपना 35,000 का लगा रहा है यानी कि वो थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है यानी कि उसके पास इनकम ज्यादा है, यहां से भी ज्यादा और कहीं और भी ज्यादा है, तो हम ये मान के चलते हैं आगे की इनकम पे इसका टीडीएस काट लेंगे, हम अपनी सेफ्टी रखेंगे। क्लियर? क्योंकि जिस समय हमने उसका टीडीएस काट लिया, गवर्नमेंट को डिटेल भेजने के लिए मुझे पूरे साल की उसकी पेमेंट दिखानी पड़ेगी, पूरा साल की पेमेंट में ये मिसमैच कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि पहले पे टीडीएस है, बाकी में टीडीएस नहीं है। अगर गवर्नमेंट मुझसे डिटेल मांगेगी इस बंदे को पूरे साल में आपने कितनी पेमेंट दी, चाहे यहाँ पे उसकी 90,000 पेमेंट हो टोटल में, लेकिन एक पे तो टीडीएस कट गया, तो कहेंगे यार मैच नहीं कर रहा, एक पे कटा। अब मैं ये तो कह नहीं सकता नहीं मैंने उसको 35 ही दिए थे जी, मैंने तो पूरे 90 दिए ना, तो 90 पे क्यों नहीं टीडीएस काटा तुमने? तो आपने 90 पे क्यों नहीं टीडीएस काटा? तो मैं ये कहूंगा क्योंकि पहला बिल 35 का हो गया तो फिर मैंने आगे सब पे काट लिया। अब सपोज करिए यहाँ पे नहीं था उसका बिल, यहाँ 15 का ही था, ठीक, कोई टीडीएस नहीं कटा, कोई दिक्कत? ध्यान से समझिएगा, यहां 35 हो गया, कितना टीडीएस कटेगा? अमाउंट बोलिए सिर्फ। हाँ जी, या कितना टीडीएस कटेगा? मुझे अमाउंट बताओ। कुछ अमाउंट बोल रहे हैं 500 और तुम बोल रहे हो कितना, 700। हाँ, ये बोल रहे हैं 700, 350 की भी फिगर आई मेरे पास, और 350 किसने बोला? तुमने बोला। और तुम्हारा क्या विचार है भाई तीन फिगर में से? 450, एक नई फिगर आई भाई। और कुछ? चलो, जिसने बोला उसी ने कटवा दिया, कोई बात। और बोलो बेटा। बस बेटा 500 पे कटेगा, इस पे भी कटेगा, इस पे भी कटेगा। जैसे ही उसका टीडीएस के बाहर होता है वो पीछे पे भी काट लेगा, और फिर आगे पे सब पे काटेगा, फिर आगे पे सब पे काटेगा। क्लियर? अगर यहाँ पे 35 पे कट गया तो इस पे भी काटेगा और फिर आगे सब पे कटना शुरू हो जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ में आया बेटा? बेटा 15 भी तो दिए थे ना। जब एक बार टीडीएस कट जाता तो फिर सारे पे ही कटता है, ठीक है? तो पहले वाले पे भी कटेगा, फिर आगे वालों पे भी कटेगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? मेरे ख्याल से 194C के अंदर आपको टीडीएस काटने का लॉजिक भी समझ में आया, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है ये समझ में आया, अलग अलग सर्विसेज कौन सी आती है। तो जिसको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, राइट में आपके बेल आइकन है उसको दबाएं, अपने दोस्तों को जो भी जानने वाले हैं उनको शेयर करें, ठीक है? और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन आती रहेगी, और आपको इस महीने में हर दूसरे दिन आपको हमारी वीडियोस भी मिलेंगी, ठीक है? वी हैव अ बफर स्टॉक, तो आपके पास अब लगातार वीडियोस आएंगी, ठीक है? थैंक यू।